Welcome to Lukman IAS. Study General Studies with Lukman IAS for building comprehensive knowledge. GS paper 2 and 4 will be taken by S. Ansari and other papers will be covered by renowned faculties. Live classes are as effective as offline classes. The classes are highly interactive in nature. Your doubts and queries will be addressed and there will be dictation of notes. In the last 10 years, Lukman IAS has set up a niche in the field of UPSC guidance. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आकांक्षा अवस्थी है। मैंने यूपी पीसीएस 2021 में डिप्टी एसपी की पोस्ट पर रैंक 5 सिक्योर की है और आज मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी सक्सेस जर्नी और अपनी स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था और आज मैं इसको ही लेकर आप लोगों के साथ जो भी मेरे अप्स एंड डाउन्स रहे वो यहाँ पे शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरी जर्नी शुरू हुई 2017 में। 2017 में ही कोइंसिडेंटली मेरी शादी भी हुई और उसी साल मैंने यूपी पीसीएस 2017 में फ़र्स्ट टाइम प्रीलिम्स में अपेयर किया था पीसीएस के एग्ज़ाम में। उसके बाद मेरा फ़र्स्ट टाइम में ही पेपर प्रीलिम्स क्लियर हुआ और मैंने मेंस दिया, वो भी क्लियर हुआ और मैं इंटरव्यू तक गई, जिससे मुझे कॉन्फिडेंस आया और मेरे हस्बैंड ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने भी बोला कि आगे की पढ़ाई तुम कैरी करो। तो इसके बाद मेरी फैमिली भी मेरे साथ हमेशा से थी। तो मुझे जो एक फैमिली सपोर्ट होता है शादी के बाद, एक जो हस्बैंड का सपोर्ट चाहिए, वो सारी चीज़ें मेरे साथ थी। तो मुझे ऐसा कभी घर के एनवायरनमेंट में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसने मुझे रोका हो। हाँ, थोड़ा सा आउटसाइड प्रेशर रहता है शादी के बाद कि आप किस तरह से दुनिया को डील करते हो, क्योंकि जब शादी हो जाती है तो ज़्यादातर लोग आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप घर के काम में बिज़ी हो जाओ, हाउसवाइफ बनो, आप बच्चे पैदा करो, आगे की मतलब लोगों को इंटरफेयर करना रहता है आपकी लाइफ में। आप चाहे कुछ भी करना चाहो, कितना भी आगे जाना चाहो। तो यही मेरे साथ भी हुआ। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ अलग हुआ है। ये हर उस इंसान के साथ होता है जो आगे बढ़ना चाहता है, बट बाद में तो जैसे कि सारे सपोर्ट में आ ही जाते हैं। तो मैं अपने घर में स्पेशली अपने भाई का नाम लेना चाहूँगी। उसने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, हर एक स्टेप पे सपोर्ट किया। उसने मेरी पढ़ाई में भी सारा मुझे गाइड करता गया वो, और मुझे सारे पीडीएफ, सारे नोट्स अवेलेबल कराता था। घर में बैठ कर ही, मुझे कहीं नहीं जाना पड़ता था और सारी चीज़ें, बुक्स सारी वो मुझे घर में ही ला के देता था। और उसने मेरे लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया था जिससे कि मुझे कहीं बाहर ना जाना पड़े, मुझे जगह जगह जाके बुक्स ना कलेक्ट करनी पड़े। और जितने भी मैं ऑनलाइन सोर्सेज से जो भी बुक्स देखती थी, मैं भाई को बता देती कि मुझे इसके पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, वो मुझे सारे एक ही जगह पे अवेलेबल करा देता था। तो इससे मुझे ये था कि मुझे चीज़ें कलेक्ट करने के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ा, सारी चीज़ें मुझे घर में ही अवेलेबल थी। और रही बात पढ़ाई की, तो मैंने पढ़ाई 2021 का जब मैंने देखा कि कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं बार बार मेहनत करने पे भी, तो मैंने से थोड़ी सी अपनी प्लेस चेंज करनी चाहिए। मैं सीतापुर चली गई। वहाँ पे मैंने बहुत अपनी एक स्ट्रेटजी फिर से रीएनालाइज़ की, कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही हैं, क्या चीज़ें मैं गलत कर रही हूँ। तो मैंने ये चीज़ देखी कि मैंने पिछले 2 अटेम्प्ट्स में मैं आंसर राइटिंग पे मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। बहुत सारे टॉपर्स थे जिन्होंने ये सारी चीज़ें हमेशा रिपीट करते रहे कि आप सिलेबस वाइज पढ़िए, आप आंसर राइटिंग करिए, बट मैंने इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लिया था, जिसकी वजह से मैं पिछले 2 अटेम्प्ट, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 2 अटेम्प्ट्स में मेरी यही सबसे बड़ी कमियाँ रहीं। एक तो मैंने सिलेबस पर ध्यान नहीं दिया। मैं पेपर जाके दे देती थी और मुझे ये नहीं पता था कि सिलेबस क्या है। बस हिस्ट्री का सिलेबस मुझे पता था, बाकी जीएस पे मैं कभी नहीं देखती थी। एक जनरल चीज़ें होती हैं, बस वही द हिंदू के एडिटोरियल्स पढ़ लेना, ये सारी चीज़ें मैं करती थी। लेकिन मैंने लास्ट टाइम अपनी एक अच्छे से इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी बनाई। सबसे पहले मैंने कहा नहीं, अब ये बहुत हो गया बार बार प्री मेंस, अब मतलब फाइनल सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए आपको एक स्ट्रेटजी तो चाहिए। तो मैंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई। मैंने प्रीलिम्स से स्टार्ट की, मैंने मेंस से स्टार्ट किया। इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन आपको मेंस से ही स्टार्ट करनी चाहिए। पहले मैं प्रीलिम्स से ही करती थी और जब प्रीलिम्स क्लियर हो जाता था, मेंस के लिए समय नहीं बचता था। आप इतना सारा सिलेबस कैसे कंप्लीट करोगे 2 महीने में? उतना भी टाइम मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो मैंने इस बार मेंस से शुरुआत की, पहली बार मैंने मेंस से शुरुआत की, इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन की।
और मेंस के प्रिपरेशन से जब आप स्टार्ट करते हो, आपके कॉन्सेप्ट सारे ऑलरेडी क्लियर हैं, तो ये एक आपको एक एक्स्ट्रा एज देता है उन लोगों से जो प्रीलिम्स में मतलब इस भरोसे होते हैं कि उनका क्लियर हो जाए फिर वो स्टार्ट करेंगे। फिर इसके बाद प्रीलिम्स के लिए मैंने ऑलमोस्ट 1 मंथ पहले प्रिपरेशन स्टार्ट की, जो भी अलग से करंट अफेयर, क्योंकि यूपीसीएस थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, तो आप वो 1 महीना पहले भी अगर तैयार करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो एक जनरल चीज़ें, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, वो आपके मेंस में तो प्रिपेयर हो ही जाएंगे। उसके बाद क्योंकि मैं आंसर राइटिंग 1 साल पहले से इस बार कर रही थी, तो आंसर राइटिंग ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। मेरे एक सर हैं, पेरुसल जीएस रिसर्च करके एक चैनल है, उन्होंने फ्री इनिशिएटिव आंसर राइटिंग का स्टार्ट किया था, तो उस इनिशिएटिव ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की। वो फैक्ट्स, फिगर्स, प्रेजेंटेशन, डायग्राम्स, मैप्स, सबका एक पूरा चार्ट बना के मेरे पास भेज देते थे। मुझे केवल उसको मेमोराइज़ करना था, मुझे डेटा कहीं से भी कलेक्ट नहीं करना था और मुझे केवल उसको अपने आंसर में इंसर्ट करना था। तो मैंने ये चीज़ की, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की। जो भी कमिटीज़ के नाम है, आपको चाहिए कि आप एक ऐसी डायरी अलग से बना लें जिसमें आप ये सारी चीज़ें, मैंने ऐसी एक डायरी बना के रखी थी जिसमें फैक्ट्स, फिगर्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, आप ये इन सारी चीज़ों को तो आपको आंसर में इंसर्ट करना ही करना है अगर आपको एक अच्छी रैंक पानी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने भी कर रखी थी, जैसे बाकी सारे एस्पिरेंट्स करते हैं। और आंसर राइटिंग का ये है कि आंसर राइटिंग मैंने कभी भी पूरा 20 क्वेश्चंस का मॉक नहीं दिया था। मैंने हमेशा ये देखना चाहा कि मेरी आंसर राइटिंग में मैं अपनी स्पीड सुधारना चाहती थी, क्योंकि मेरे 2020 में जो मेरा जो पेपर था वो काफ़ी मार्क्स का पेपर छूट गया था, ऑलमोस्ट 100 मार्क्स का पेपर। तो इतना ज़्यादा पेपर छोड़ना इज़ लाइक कमिटिंग सुसाइड इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो मैंने इस बार यही चीज़ देखनी चाहिए कि मैं कितने टाइम में कितने मार्क्स का क्वेश्चन लिख पाती हूँ। तो इसके लिए मैंने जो डेली 4 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग होती है, वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म एक मैंने ज्वाइन कर रखा था। तो इन चीज़ों को देख के मैंने ये सीखा कि मतलब मुझे केवल अपनी एक टाइम लिमिट सेट करनी है, और ऐसा कोई इशू नहीं है कि मुझे 20 क्वेश्चन पूरा 20 क्वेश्चंस वाला मॉक ही देना है। मैं 4 क्वेश्चंस वाला देख के केवल खुद को एनालाइज करना चाहती थी, तो वो मैंने किया। लेकिन मैंने आंसर राइटिंग भले ही 4 क्वेश्चंस की डेली, बट मैंने उसको सस्टेन रखा, उसको रेगुलर रखा, उसको कंसिस्टेंट रखा, और इसने मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी किया इस बार। इसका फ़ायदा ये हुआ कि जब मैं पेपर में गई और मैंने आंसर लिखना स्टार्ट किया, तो ये हुआ कि मतलब मुझे कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस थी, तो प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिक वो बनती चली गई अपने आप। आंसर राइटिंग का शायद यही फ़ायदा होता है जो मुझे भी दिखा। तो ये हो गई मेरी आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी। और हाँ, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी आंसर राइटिंग में, जब भी आप वहाँ जाते हो, पेपर देते हो, तो कभी भी कोई भी कैंडिडेट, उसने कितनी भी पढ़ाई की हो, कभी भी ऐसा नहीं होता कि 20 क्वेश्चंस में उसे सारे क्वेश्चंस आते होते हैं। ये किसी के साथ नहीं होता। 1-2 क्वेश्चन ज़रूर ऐसे होते हैं जो किसी ऐसी जगह से होंगे जो आपने कभी शायद, या आपका सिलेबस पढ़ते समय स्किप हो गया हो, या आपने ध्यान ना दिया हो, या कोई ऐसा करंट अफेयर जो आपसे मिस हो गया हो। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आंसर राइटिंग मेंस में जो होती है, आप कितना पढ़ा है आपने, ये चीज़ तो ज़रूरी है ही। आपने किस तरह से आंसर राइटिंग की है, क्या प्रेजेंटेशन है, वो सारी चीज़ ज़रूरी है। बस एक चीज़ और मैं एक्स्ट्रा ऐड करना चाहूँगी इसमें, कि आप एग्जामिनेशन हॉल में कैसे क्वेश्चन पेपर से डील करते हो, ये बहुत बड़ी चीज़ है। DKT स्टेट PCS। अगर आप केवल स्टेट PCS के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए DKT स्टेट PCS। यहाँ आपको राज्यों की लोक सेवा आयोग से जुड़ी परीक्षाओं के टॉपर्स के वीडियो अरेंज फॉर्मेट में मिल जाएंगे, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जो हमने कभी शायद ना देखे हो। जैसे कि मेरे एग्जामिनेशन 2021 में मेंस में एक क्वेश्चन आया था आर्कटिक काउंसिल को लेके। तो उस क्वेश्चन में ये था कि वो रिसेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं था, बट मुझे आर्कटिक काउंसिल, मैंने बहुत पहले उसको पढ़ रखा था कि ये कब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और जैसे कि आप चीज़ों को जब एडिटोरियल्स में पढ़ते रहते हो, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहते हैं, तो आप ये जान जाते हो कि आपको इस क्वेश्चन से डील कैसे करना है। तो मैंने, जैसे अब आर्कटिक काउंसिल के मेंबर स्टेट्स कौन से होंगे, तो मैंने
थोड़ा सा मैंने ये पढ़ रखा था कि आर्कटिक सर्कल में जिन भी कंट्रीज़ का बॉर्डर लगता है वो सारे जो कंट्रीज़ हैं वो आर्कटिक काउंसिल के मेंबर्स हैं। तो मैंने इस तरह से याद किया, क्योंकि मुझे मैप बहुत अच्छे से याद है, तो मैंने याद किया कि किस किस कंट्री का बॉर्डर आर्कटिक सर्कल से लगता है, और मैंने उनको मेंबर स्टेट्स में दिखाकर, एस्टेब्लिशमेंट ईयर मुझे ऑलरेडी याद था, फिर आर्कटिक काउंसिल में आर्कटिक काउंसिल का मेंबर बनने में इंडिया के क्या इंटरेस्ट हैं, ये सारी चीज़ें मुझे, मिनरल रिसोर्सेज रिच एरिया है वो, चाइना का कॉम्पिटिशन है, ये सारी बेसिक चीज़ें आप जब हिंदू एडिटोरियल्स पढ़ोगे तो ये आप अपने आप ही जान जाओगे। तो ये चीज़ें करके मैंने उस आंसर से डील किया। इस तरह से एक क्वेश्चन एक अब्राहम मैककॉर्ड के बारे में आया था। ये क्वेश्चन भी, इसके बारे में जब मैंने पेपर लोगों से बात की तो बहुत से लोग कह रहे थे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, बट यही फ़ायदा होता है आपका हिंदू के एडिटोरियल्स पढ़ने का, कि जब आप इन केस आप करंट अफेयर से बहुत दिनों से लिंक नहीं भी हो तो ऐसी सिचुएशन में आपको आंसर राइटिंग में आपके एडिटोरियल्स ही मदद करेंगे। मैंने राव IAS के हिंदू एडिटोरियल्स के जो वीडियोस वो बनाते थे उसके मैंने 3-4 रजिस्टर पूरे मैंने उनके नोट्स जो भी वो बोलते थे सारे कुछ लिख रखे थे। तो ये सारी चीज़ें मुझे आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प की। बाकी पेरुसल GS रिसर्च के तेजवीर सर ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की, मैं उनका स्पेशली मेंशन करती हूँ क्योंकि सच में उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है मेरे जैसे स्टूडेंट के लिए जिसने आंसर राइटिंग को बिल्कुल नेगलेक्ट करके रखा था। तो ये रही मेरी आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी। थैंक यू सो मच।